हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू सीबीएसई डी पॉइंट। मैं शुभम पांडे, आपका होस्ट और दोस्त, एक बार फिर से आपके सामने क्लास 10th पॉलिटिकल पार्टीज। और आज का टॉपिक आपको पता है, थंबनेल देख लिया होगा। थंबनेल में टॉपिक मेंशन है। जी हाँ, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट काइंड ऑफ चैलेंज फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को एग्जैक्टली किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे जनता की प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल पार्टीज की भी अपनी प्रॉब्लम है, केवल एक पक्ष देखना जरूरी नहीं है। तो चलिए देखते हैं, और उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म लाए जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सॉरी फॉर दैट। हमने देखा है कि वी हैव सीन हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने शुरुआत में देख लिया कि एक डेमोक्रेसी चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। तो ये डेमोक्रेसी का प्रॉपर हिस्सा है। फिर डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज को एग्जीक्यूटिव से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसका मतलब अगर कुछ अच्छा हुआ तो सारा क्रेडिट उनका, कुछ गलत हुआ तो सारा ब्लेम उनका। तो डेमोक्रेसी में कुछ भी गलत होता है तो आम जनता पॉलिटिकल पार्टीज को गाली देती है। हम आप भी देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म होता है। पॉलिटिकल पार्टीज को इन सारी प्रॉब्लम से क्या करना पड़ेगा, ओवरकम आना होगा। तो हम पहले बात करते हैं इनके प्रॉब्लम्स की। ठीक है, तो आपको इन सारी चीजों से ओवरकम आने के लिए पहला चैलेंज क्या है? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जब एग्जाम में आएगा तो आपका पहला पॉइंट ऐसे बनेगा, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ये आपका पॉइंट है। अब इस पे आपको लिखना है इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। जैसे देश में इलेक्शन होता है, वैसे क्या पार्टियों के अंदर इस बार कौन पीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन किसको क्या मंत्रालय बनेगा, इसके लिए चुनाव कराए जाते हैं? तो नहीं। किसी भी पार्टी का जो टॉप लीडरशिप होता है, जैसे बीजेपी की बात करें तो उसके जो 15-16 टॉप मिनिस्टर होंगे, उसमें भी मोदी जी और अमित शाह जी के अलावा जो भी 2-4 और सीनियर लीडर जो होते हैं, ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वहां की कैबिनेट कैसी होगी या क्या होगी। ऐसे ही कांग्रेस में भी होंगे कुछ टॉप 10-15 लीडर्स। हर पार्टी में एक टॉप लीडरशिप होती है। ठीक है, और यही लीडरशिप डिसाइड करती है कि कौन सीएम कौन पीएम। इसका कोई भी आइडिया किसी पार्टी मेंबर को नहीं होता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नहीं होती है। इंटरनल इलेक्शंस पार्टीज में कंडक्ट नहीं कराए जाते हैं। इसी के लिए कहते हैं कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। छोटे लीडर्स को यह पता ही नहीं होता है कि टॉप लीडर्स क्या डिसीजन लेने वाला है, क्या उससे पूछेगा, कहीं कुछ पूछा नहीं जाता है। और इसीलिए यहां पे दिक्कत है कि दे डू नॉट हैव द मींस द कनेक्शंस नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। तो छोटे लीडर के पास, जो छोटे दर्जे का लीडर है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है कि वो मेजर डिसीजंस में कोई इन्फ्लुएंस ला पाए। और वही रीजन होता है कि पावर जो होती है लगभग में सारे ग्रेटर लीडर्स के हाथ में होती है, और वो पार्टी के नाम पे कोई भी डिसीजन ले लेते हैं जो उनके पर्सनल लाभ के लिए भी हो। एक ये प्रॉब्लम है। तो क्या पहला आंसर हो जाएगा कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। किसी भी पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी की दिक्कत है। मैक्सिमम पावर्स कुछ फ्यू लीडर्स के हाथ में है। अगर आप ये कार्टून देख रहे हैं तो ये इटली का है। कब का है? इटली के एक प्राइम मिनिस्टर थे, बर्लुस्कोनी। इनका क्या था, ये इटली के टॉप बिजनेसमैन भी थे, और जितनी टीवी मतलब मीडिया हाउसेस हैं, 1993 की बात है, सारे इनके कंट्रोल में थे। फुटबॉल क्लब के मालिक थे। और ये कार्टून में बता रहा है कि ये सारी की सारी चीजें, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, सब इसके हाथ की कठपुतली हैं। He controls everything and the way he captured everything। तो एक ही पर्सन के पास में टोटल सुप्रीम पावर है। इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये चीजें आपको देखेंगे तो सवाल ये है, व्हाई डोंट पार्टी गिव एनफ टिकट्स टू द वुमेन? इज दैट आल्सो ड्यू टू द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी? और बात सही है कि पार्टीज को, अभी अगले दो प्रॉब्लम्स और समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि पार्टीज वुमेन्स को क्यों कम टिकट्स देती हैं। ठीक है, तो मोर देन लॉयल्टी ऑफ द पार्टी प्रिंसिपल, पॉलिसीज एंड पर्सनल लॉयल्टी। तो इंटरनल डेमोक्रेसी में लैक होने का क्या रीजन है कि भाई पार्टी के प्रिंसिपल और पॉलिसीज से ज्यादा लीडर्स की अपनी पर्सनल लॉयल्टी मैटर करती है, पर्सनल फायदा मैटर करता है। कहीं ना कहीं सेल्फिश होना आम बात है। वो भी लीडर से सेल्फिश तो कोई नहीं होता, क्योंकि सारा गेम पावर का है, एंड नो वन वांट्स टू बी थ्रो आउट ऑफ द पावर। और यही रीजन है कि यहां पे दिक्कत होती है। पहला पॉइंट प्रॉब्लम।
और ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स है, दुनिया में कहीं पे भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ठीक है। सेकेंड रीजन क्या है, अब आपका सेकेंड पॉइंट क्या होगा एग्जाम में? सेकेंड पॉइंट ये है डायनेस्टिक रूलर। डायनेस्टिक रूलर का मतलब फादर देन सन और डॉटर, फादर देन सन और डॉटर, और सीधी बात कहिए फैमिली पॉलिटिक्स जो है, फैमिली है, पॉलिटिशियन का बेटा या बेटी या बीवी या बहू सब पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। ऐसी कई फैमिलीज हैं। जैसे मैं बात करूं, हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी एक कहां पे है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे आप देखिए तो पहले मुलायम सिंह जी थे, फिर उनके भाई हैं, फिर उनके बेटे हैं, फिर उनके भतीजे हैं, फिर उनकी बहू है। एक तरह का परिवारवाद है। यही, हालांकि मुलायम सिंह जी ने अपनी पार्टी को बहुत अच्छे स्तर से खड़ा किया था, लेकिन परिवारवाद में गए। वहीं अगर आप देखेंगे बीजेपी में भी राजनाथ सिंह जी के बच्चे वगैरह हैं। और आ जाइए आप लालू प्रसाद यादव जी की बात करें बिहार में, तो उनके भी देखिए तेजस्वी यादव बेटे हैं, एक और बेटे हैं, उनकी बीवी मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनकी बच्ची इलेक्शंस। तो यू नो परिवारवाद। और ये यही पे इंडिया की बात नहीं है। there is a very few and ordinary workers rise to the top in the party। तो इससे क्या होता है कि जो नॉर्मल लोग जो मेहनत करते हैं, जो डिजर्व करते हैं कि इन्होंने मेहनत की है तो इनको टॉप पे होना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाते हैं। और किसी मंत्री का बेटा होने की रीजन से लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, और वो मिनिस्ट्री में आ जाते हैं। तो मेनी टॉप पोजीशन ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ वन फैमिली, दिस इज अनफेयर टू द अदर मेंबर इन द पार्टी एंड दिस इज ऑल्सो अ बैड डेमोक्रेसी। कि एक्सपीरियंस लोग वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, और पॉपुलर सपोर्ट नहीं पाते हैं, और अनएक्सपीरियंस लोगों को मंत्री का बेटा बेटी होने के रीजन से सीधे सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। इंक्लूडिंग द सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसी, दिस इज द टेंडेंसी प्रेजेंट सम मेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी कंट्री में ज्यादा है और किसी कंट्री में कम है, ठीक है, लेकिन है सभी कंट्रीज में। तो केवल इंडिया की बात नहीं, इंडिया में तो मैंने बता दिया आपको। ये देखिए एक कार्टून है, कह रहा है वन पार्टी कंट्री। उसका रीजन क्या है कि आप कोई भी पार्टी हो, लेकिन कहीं ना, अमेरिका में दो डबल पार्टी सिस्टम है। कॉर्पोरेट अमेरिका, अमेरिका में जैसे सबसे ज्यादा पार्टियों पे इन्फ्लुएंस वहां की बिजनेस अथॉरिटीज का है। यहां तक कि अगर आप अच्छे बिजनेसमैन और अच्छे पैसे वाले नहीं हैं तो आप प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकते। अमेरिका में मैक्सिमम सीनेट से लेकर सब कुछ पैसे वाले लोग ही होते हैं। तो वहां पावरफुल पोजीशन या इलेक्शन या पॉलिटिक्स, जैसे कोर्ट हुआ, सीनेट हुआ, हाउस हुआ, प्रेसिडेंसी हुआ, फॉक्स हुआ, ये सब कंट्रोल किया जाता है एक कॉर्पोरेट फैमिलीज के थ्रू। तो हर जगह का यही हाल है, ठीक है। चलिए इसकी एक और पार्ट है, थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। थर्ड प्रॉब्लम आपका क्या कहता है, समझने की कोशिश कीजिए, एग्जाम में आप अच्छे से लिख लेंगे, 4 पॉइंट लिखेंगे, पूरे का पूरे मार्क्स लेके आएंगे। थर्ड चैलेंज इज अबाउट टू गिविंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर। इसका मतलब पैसा बोलता है गुरु, पैसा है तो आजकल पॉलिटिक्स में आना आसान है। मसल पावर का मतलब गुंडागर्दी, रुतबा, गुंडाराज। और आजकल मैंने आपको इस पे एक शॉर्ट भी बनाया था कि हाउ द क्रिमिनल बिकम द पॉलिटिशियन। उसका रीजन क्या है, पहले एक क्रिमिनल्स भीड़ इकट्ठा करते थे और पैसे अरेंज करते थे पॉलिटिशियन के लिए। धीरे धीरे इन क्रिमिनल्स को समझ में आया कि ये सफेद कुर्ता वाला काम तो मुझसे भी बुरा करता है, लेकिन करवाता मुझसे है, तो मैं क्यों ना इससे मांगूं। और धीरे धीरे उन लोगों ने पार्टी से टिकट मांगना शुरू किया। पार्टीज की मजबूरी है कि एक नेता इलेक्शन के टाइम पे खुद तो शराब बांटेगा नहीं, और अपने अकाउंट से पैसे निकाल के तो बिल्कुल नहीं बांटेगा, उस पर जीएसटी थोड़ी देगा, तो इनके थ्रू बंटवाता है। तो इनको पार्टीज में टिकट देना प्लस जीतने पे कॉन्ट्रैक्ट देना उसकी मजबूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी का एट द एंड ऑफ द डे मोटो क्या होता है, जीतना, क्योंकि पावर में रहेंगे तो ही कोई काम कर पाएंगे। यही रीजन है कि अब ये कैंडिडेट्स जो मनी रेज कर सके, जिसके पास मसल पावर हो, उसी को नॉमिनेशन करवा दिया जाता है। हु कैन रेज अ लॉट ऑफ मनी, रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव द फंड्स। प्लस जितनी भी ये कंपनीज है, चाहे रिलायंस हो या अडानीज हो, पार्टी कोई भी आए, ये हमेशा हैप्पी रहती है। इनका काम क्या है, फंडिंग करना। फंड करते हैं पार्टियों को इलेक्शन में पैसे खर्च करने के लिए, बांटने के लिए, कैंपेनिंग के लिए। और जब वो पार्टी जीत के आती है तो ये अंडरस्टूड है कि जो पॉलिसीज बनाई जाएगी वो इस कंपनीज के थ्रू अफेक्ट होगी। वो चाहेगा कि उसके फेवर में बने, उसके प्रोडक्ट्स बिके, और ये अंडरस्टूड है, कोई आपको पैसा ऐसे थोड़ी दे देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स यहां भी होते हैं। डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट इंक्रीजिंग रोल ऑफ द रिच पीपल। तो जो भी डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं,
उनके माइंड में एक चिंता ये हमेशा है और कि ये जो पैसे वाले हैं, अब धीरे धीरे मोनार्की में भी यही हाल था, डेमोक्रेसी में भी यही हाल है, मतलब पैसा और पावर किसी भी तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वर्क करता है, लोग क्या करते हैं उसको खींच लेते हैं अपने पास सारी पावर। तो यहां पे क्या हो गया, मसल पावर एंड, तो थर्ड प्रॉब्लम, अब में थर्ड में क्या लिखेंगे आप, चैलेंज ग्रोइंग द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। अब इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं कि कैसे वो पैसे रेज करते हैं, कैसे पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, फिर उनको टिकट देना पड़ता है, फिर वो इलेक्शंस में आते हैं। ये बड़ी आम बात है इंडिया में। अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में या अलग अलग चुनाव में आप देखेंगे जो मिनिस्टर्स बने हैं, एमएलए बने हैं, बहुत रिच पर्सन है यार। गरीब बड़े कम बनते हैं, रिच ज्यादा बनते हैं, ठीक है। फोर्थ चैलेंज की बात करें, वेरी ऑफन पार्टी डू नॉट सीम ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। जी हाँ, मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए दो पार्टीज लड़ रही हैं, अब उनके मुद्दे ही अलग नहीं है। कई बार जैसे कि देखेंगे ना, पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, कई जगह आइडियोलॉजी सेम है, कई जगह आइडियोलॉजी क्या है, सेम है। तो वोटर कंफ्यूज रहता है कि कास्ट के नाम पे वोट कर दे, क्योंकि जब पुल तुम भी बनवाओगे, पुल हम भी बनवाएंगे, स्कूल तुम भी, हॉस्पिटल तुम भी, हम भी, ठीक है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस दो कैंडिडेट के बीच में दिख ही नहीं रहा है। कई सारे टॉपिक्स पे वो सेम है, कई सारे टॉपिक्स पे क्या है, वो सेम है। एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रिटेन में दो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी इन द ब्रिटेन एंड लेबर पार्टी। अब लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी की बात करें तो 90% मुद्दों पे वो सेम है। जब उसको उस मुद्दों को आप एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस किसमें है कि पॉलिसी को बनाया कैसे जाए। पॉलिसी बननी चाहिए, इसी टॉपिक पे बननी चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉलिसी को बनाया कैसे। जैसे बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो आप पाएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस की आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ज्यादा है। बीजेपी कहीं ना कहीं कहा जाता है तो मतलब सनातन धर्म को प्रमोट करती है, पुराने कल्चर को नए मॉडर्निटी से जोड़ने में बिलीव रखती है। तो बीजेपी की आइडियोलॉजी कांग्रेस से टोटली डिफरेंस है। तो यहाँ पे वोट बैंक साफ दिखता है। कांग्रेस एक मॉडरेट पार्टी की तरह वर्क करती है, जो सेकुलर रिज्म में फॉलो करती है और माइनॉरिटीज को प्रायोरिटी देने में भी मैटर करती है। लेकिन जब बात आती है डेवलपमेंट की, तो पॉलिसीज थोड़ी थोड़ी सेम हो जाती हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे तो मतलब पैरेलल चलती है गवर्नमेंट। फॉरेन पॉलिसी पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई प्रो चाइना नहीं है, कोई प्रो रशिया नहीं है। लगभग में स्टैंड जो फॉरेन पॉलिसी पे रहा है कांग्रेस का, वही स्टैंड लगभग में बीजेपी का भी रहा है फॉरेन पॉलिसी पे। जैसे प्रो रशिया होना, अमेरिका के साथ ठीक ठाक संबंध बनाए रखना, अरब कंट्रीज से संबंध बनाए रखना। हालांकि पाकिस्तान के मुद्दे पे बीजेपी का स्टैंड स्ट्रांग रहा है रादर देन कांग्रेस या वॉट एवर इट इज। तो ये जियोपॉलिटिक्स की बात हो गई। तो यहाँ पे और भी कई सारी स्टेट पार्टीज होती हैं, तो वो कास्ट पे लड़ जाती हैं मुद्दे वहां पे। कई सारे स्टेट इलेक्शन में कभी कभी दो कैंडिडेट के बीच में पब्लिक को डिफरेंस ही नहीं मिलता कि ये भी वही बात कर रहा है, ये भी वही बात कर रहा है। तो क्या हो गया, फेयर चॉइस का ना मिलना, फेयर चॉइस ना दे पाना, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ज्यादा ना होना। सो दे एग्री फंडामेंटली एक्सपेक्ट ओनली इन द डिटेल हाउ पॉलिसी आर फ्रेम्ड। ये इंग्लैंड की दो पार्टियां अलग हैं, ठीक है। The difference among all major parties on the economic policies have reduced। धीरे धीरे देखा गया है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो बननी चाहिए, जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, उस पे कोई खास डिफरेंस है ही नहीं। इसलिए फिर धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे राजनीति खेल जाते हैं वो लोग। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें कोई नहीं है। हु वांट रियली डिफरेंट पॉलिसी हैव नो ऑप्शन अवेलेबल इन देम। तो अगर वोटर्स चाहता है कि पॉलिसीज टोटली डिफरेंट हो, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि बेचारा क्या करे, ठीक है। और इसीलिए कई बार द सेम सेट, और एक रीजन और है, जो ये पार्टी से लीडर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट होते हैं, तो कुछ सेट ऑफ लीडर है जिनको पब्लिक फॉलो करती है। कभी वो बीजेपी, कभी वो कांग्रेस, कभी सपा, कभी बसपा, कभी कहीं और। तो एक पर्सन जब वो अपनी पार्टी छोड़ रहा है और दूसरी पार्टी में जा रहा है, तो वो अपनी आइडियोलॉजी छोड़ रहा है। अब वो उस नेता को फॉलो उसकी आइडियोलॉजी के लिए करता था। अब वो जिस पार्टी में गया उसकी आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंस है। वो तो अपना पर्सनल फायदा देख के गया, लेकिन फॉलोवर का क्या, वो तो कंफ्यूज है कि पार्टी की आइडियोलॉजी फॉलो करता था, इस पर्सन को फॉलो करता था, ये तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो ये आपके 3-4 चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज में फेस किए जाते हैं। जैसे देखिए कार्टून है, यू हैव ऑलरेडी सो मच मनी, व्हाई डू यू वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन, बिकॉज ऑफ पावर। केवल पैसे से पावर नहीं आता, पावर में अगर खड़े हो तो पैसे डबल हो जाएंगे। मनी तो है ही, पहले पावर खरीदो फिर चलो।
डज दिस सजेस्ट द डेमोक्रेटिक पीपल इलेक्शन ओनली मेकिंग मनी? तो क्या इससे ये पैराग्राफ से हमें ये लगा कि जो इलेक्शंस होते हैं क्या ये पैसे बनाने के लिए होते हैं? बट इज इन ट्रू, लेकिन ये सही नहीं है। दैट देयर इज अ पॉलिटिशियन कमिटेड फॉर वेल बीइंग ऑफ द पर्सन। कुछ ऐसे भी पॉलिटिशियन है जो लोगों के भले के लिए भी काम करते हैं, क्योंकि सब बुरे नहीं होते, कुछ के पॉलिटिक्स में आने के रीजन अलग होते हैं। तो ये टॉपिक हमने यहीं पे फिनिश किया, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। 1 फ़रवरी से हम लाइव आ रहे हैं आपकी एग्जाम की तैयारियों के लिए, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, सोशल में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, एंड आफ्टर दैट हम आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स पे, और आपकी पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर का पूरी प्लेलिस्ट रेडी है, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।